हाँ तो दोस्तों अगला जो नवपाषाणकालीन स्थल है वो है पिकलीहल, जो कि पड़ता है कर्नाटक में। और कर्नाटक में देखते हैं पिकलीहल से क्या सब मिला है दोस्तों। तो पिकलीहल से हमें प्राप्त हुआ है, हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पशुपालन होते थे, यानी पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राख का ढेर या राख का टीला साक्ष्य मिला है, राख के ढेर का साक्ष्य मिला है, या राख का टीला आपसे पूछ दिया जा सकता है कि राख का टीला कहाँ से मिला है, कौन से नवपाषाणकालीन स्थल है जहाँ से राख का टीला प्राप्त हुआ है, तो आप कहेंगे पिकलीहल। दूसरी बात, निवास स्थान भी है यहाँ पर, ठीक है, नवपाषाणकालीन निवास स्थल भी रहे हैं पिकलीहल। तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे और पिकलीहल से क्वेश्चन यूपीएससी और बीपीएससी में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों आगे है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में पड़ता है और चौपानी मांडो का जो सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ से जो हमें पता चलता है वो है मृत भांडों का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से पता चलता है, मृत भांड का प्राचीनतम साक्ष्य। दोस्तों जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि नवपाषाणकालीन की काल की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर कृषि का विकास हो गया था, और कृषि का विकास हो गया था, अस्थायी जीवन हो गया था। तो अगर अस्थायी जीवन हो गया है तो अब जब अधिशेष उत्पादन होगा, यानी आवश्यकता से अधिक जब खाद्यान्न उत्पादन होंगे, तो निश्चित रूप से उसके भंडारण के लिए मृत भांडों का, घरों का, पोल्ट्री का वहाँ पर जो है निर्माण होगा। इसीलिए मृत भांड का यानी मृत भांड कहते हैं घरों को, मिट्टी के घरों को या मिट्टी के पोल्ट्री को हम लोग मृत भांड कहते हैं। तो इस अनाज को रखने के लिए मृत भांडों का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों? चौपानी मांडो। यहाँ भी जो है आपको, यहाँ मांड है, यहाँ भांड है, तो मृत भांड है ये। तो चौपानी मांडो से आपको मृत भांड का प्राचीनतम साक्ष्य पता चला है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि इससे पहले मृत भांड के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो मृत भांड इसीलिए इसके साक्ष्य मिले हैं क्योंकि कृषि का विकास हो गया था, अधिशेष उत्पादन की स्थिति में भंडारण के लिए मृत भांडों का उपयोग हो सकता था। इसीलिए मृत भांडों का जो निर्माण होना प्रारंभ हो गया और इस प्राचीनतम जो मृत भांड मिले हैं वो चौपानी मांडो से मिले हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। संगन कल्लू जो है ये मैसूर में है, और संगन कल्लू से अक्सर आप देखेंगे जो यूपीएससी है, यूपीएससी में इस तरह से आपको दे दिया जाएगा मेल करने के लिए। एक तरफ जो है आपको जगह का नाम दे दिया जाएगा और दूसरी तरफ जो है आपको दे दिया जाएगा कि बताइए इसमें से कौन चीज़ कहाँ से मिले हैं। तो आपको मैच करने के लिए दिया जा सकता है। आप मेल करेंगे तो मेल तभी करेंगे जब आपको सबके बारे में जानकारी होगी। तो अगला जो इम्पोर्टेंट हमारा नवपाषाणकालीन स्थल है वो संगन कल्लू है, जो कि मैसूर में पड़ता है। और यहाँ पर जो है राख के टीले यहाँ भी मिले हैं, पिकलीहल में भी राख के टीले मिले हैं और संगन कल्लू मैसूर में भी राख के टीले मिले हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला जो नवपाषाणकालीन स्थल है वो है महगरा। इसकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं और ये बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है। बेलन घाटी कहाँ है दोस्तों? इलाहाबाद में। तो महगरा जो है इलाहाबाद के नजदीक है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ से गौशाला के साक्ष्य, यानी गौशाला कहने का मतलब है पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो आप ध्यान रखेंगे महगरा में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। महगरा में कहाँ? तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। कोल्डिभा से आपको पहले भी पता है कि यहाँ से वन्य मतलब जो जंगली है वन्य और कृषिजन्य दोनों प्रकार के चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो वन्य चावल और दूसरी बात कि कृषिजन्य दोनों प्रकार के चावलों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोल्डिभा उत्तर प्रदेश से। इसकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ध्यान रखेंगे इस नवपाषाणकालीन स्थल को आप। धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिलता है, कहाँ से? कोल्डिभा से। आगे चलिए दोस्तों। अब प्रागैतिहासिक काल से संबंधित, पूरे प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, जो फैक्ट है, उसको हम लोग देख लेते हैं एक नज़र में। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में स्थित हथनौरा से, ये जो स्थान है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान है, स्थान है और हथनौरा से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मध्य प्रदेश में है ये हथनौरा। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में स्थित हथनौरा से मानव खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त हुआ है, जो भारत में सबसे प्राचीन है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि जो सबसे पुराना, सबसे प्राचीनतम मानव खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आप कहेंगे नर्मदा घाटी से। और नर्मदा घाटी में कौन सी जगह से? तो हथनौरा से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ मानव खोपड़ी के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं जो भारत में सबसे प्राचीन है। तो मानव खोपड़ी का जो जीवाश्म प्राप्त हुआ है, जो सबसे प्राचीनतम जीवाश्म प्राप्त हुआ है वो कहाँ से? तो आप बताएंगे हथनौरा से। ध्यान रखेंगे आप। आगे चलिए दोस्तों। पुरातात्विक अवशेषों का काल निर्धारण C14 पद्धति से होता है। एक चीज आप ध्यान में रखेंगे कि हम लोग जो है C14 की मदद से, कार्बन 14 की मदद से किसी भी जीवाश्म का काल निर्धारण करते हैं C14 की मदद से। अगर आपको जो है ये चीज़ पता करना हो कि पृथ्वी का या फिर जो है पत्थरों का जीवाश्म काल निर्धारण कैसे किया जाता है, तो वो किया जाता है आपको
तो खैर उसकी बात अभी नहीं करेंगे हम लोग, इसकी बात करेंगे सिर्फ C14 की। C14 जो है जीवाश्मों के काल निर्धारण के लिए आवश्यक होता है। इसी पद्धति से C14 पद्धति से ही काल निर्धारण किया जाता है जीवाश्मों को, और ये अर्धायु जो है पता करके ये पता लगा लिया जाता है कि कोई भी जीवाश्म कितना पुराना है। ठीक है, और इसी को कहते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग कहा जाता है दोस्तों, इसे कार्बन, इस पद्धति को कार्बन डेटिंग कहा जाता है। जब हम जीवाश्मों का पता C14 की मदद से लगाते हैं तो इस पद्धति को कार्बन डेटिंग कहा जाता है। और पृथ्वी या पत्थरों का या पर्वतों का जो काल निर्धारण होता है वो यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यूरेनियम डेटिंग और कार्बन डेटिंग। खैर आगे चलते हैं दोस्तों। अब एक बार हम लोग पूरे जो प्रागैतिहासिक काल में जो है, जो हमारा पाषाण काल था, पाषाण काल में जो तीन काल था, एक था पूरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल और तीसरा था नवपाषाण काल। तो तीनों की विशेषता अगर एक साथ हमें देखनी हो तो एक छोटा सा जो है हमारे पास जो है एक टेबल है जिसमें हम लोग पूरी विशेषता जो अभी तक पढ़े उसको शॉर्ट में देखा जा सकता है। ये पूरा जो है मटेरियल ये आपको आपके लिंक पर दे दिया जाएगा। ये यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड करेंगे, और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाने वाला है दोस्तों। तो देख लेते हैं एक बार, लास्ट में एक रिवीजन भी हो जाएगा हम लोगों का, और एक छोटे से टेबल में पूरे पाषाण काल को, पूरे प्रागैतिहासिक काल को हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो काल देखते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर काल में हम लोग निम्न पुरापाषाण काल को देख लेते हैं। हालांकि निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल ये तीनों पुरापाषाण काल का ही हिस्सा है, पुरापाषाण काल का हिस्सा है। तो देख लेते हैं निम्न पुरापाषाण काल जो है, इसमें किस संस्कृति के लक्षण थे दोस्तों? तो सल्क संस्कृति भी मिला है, तो गंडासा मिला है, खंडक मिला है, खंडक उपकरण मिले हैं। इस संस्कृति के जो है हथियार हमें मिले थे। और मुख्य स्थल जो है ये कहाँ से है? तो मुख्य स्थल कहाँ मिले हैं? निम्न पुरापाषाण काल के जो मुख्य स्थल है वो पंजाब है, कश्मीर है, सिंगरौली घाटी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सोहन घाटी है। सोहन घाटी को तो एकदम याद रखिएगा, पाकिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है कहाँ से मिला है? तो छोटा नागपुर, नर्मदा घाटी से, और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है उसको ध्यान रखिएगा, सोहन घाटी को याद रखेंगे आप लोग। और हम लोग के बिहार के बगल में छोटा नागपुर है, नर्मदा घाटी को बस इतना आप याद रखेंगे, बस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है महत्व या उपकरण की जो विशेषताएं, जिस प्रकार के उपकरण यहाँ प्राप्त हुए हैं उनकी क्या विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से हस्त कुठार जो हैंड एक्स है वो हैंड एक्स प्राप्त हुए हैं। दूसरा जो है वटिकास्म उपकरण, उसके बाद जो है होमो इरेक्ट अस्थि। होमो इरेक्ट आपको बता दिया गया, होमो हेबिलियस के बाद होमो इरेक्टस आया था जो कि अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर के चलता था, इरेक्ट हुआ था, पहली बार खड़ा हुआ था होमो इरेक्ट। तो उनके अस्थि मिले हैं, उनके अस्थि के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो नर्मदा घाटी से होमो इरेक्ट अस्थि के अवशेष कहाँ से मिले हैं? नर्मदा घाटी से मिले हैं। तो इसीलिए कहा जा सकता है प्रागैतिहासिक काल का जो सबसे पुराना जीवाश्म है वो कहाँ से मिला है? तो नर्मदा घाटी से मिला है। और अद्यतन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो शिवालिक पहाड़ियों से मिले हैं। दोनों बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलिए, दूसरा था मध्य पुरापाषाण काल। देख लेते हैं किस प्रकार की संस्कृति थी। तो फलक संस्कृति थी। फलक संस्कृति के बारे में आपको बता दिया गया है कि क्वार्ट्ज पत्थरों के बीच में हम लोग जेस्पर और चट जैसे चमकीले और जो है विशेष गुण वाले जो है पत्थरों को सेट कर देते थे। तो इससे जो है हमारा फलक संस्कृति, इसी को कहा जाता था फलक संस्कृति। इस प्रकार की जो उपकरण निर्माण से ली थी उसको हम लोग फलक संस्कृति कहते थे दोस्तों। ठीक है, हम लोग डिटेल्स में देखे हैं, ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ देखना नहीं है। तो यहाँ से जो जुड़े हुए जो स्थल हैं उसको देख लेते हैं। नेवासा को आप ध्यान में रखेंगे, महाराष्ट्र में पड़ता है नेवासा है महाराष्ट्र का। उसके बाद डीडवाना को भी याद रखेंगे दोस्तों, राजस्थान में पड़ता है। भीमबेटका हम लोग मध्य प्रदेश में बता दिए थे कि भोपाल से 40 किलोमीटर पश्चिम में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश वगैरह के आसपास। ठीक है दोस्तों, बांकुरा, पुरुलिया जो है पश्चिम बंगाल, आप जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है स्थल है जहाँ से मध्य पुरापाषाण काल के जो है साक्ष्य मिलते हैं। और इसकी विशेषता क्या है, इस प्रकार की संस्कृति की थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फलक, बेधनी, खुरचनी, भीमबेटका से गुफा चित्रकारी मिली है। और आपको बताया गया है कि पशुपालन के भी साक्ष्य भीमबेटका से मिले हैं। और आपको बताया गया है कि मानव निवास, ठीक है दोस्तों, तो पत्थरों के गुफाओं में जो रहना शुरू किया इसके साक्ष्य जो है भीमबेटका से भी मिलते हैं। भीमबेटका के गुफाओं में मानव रहा करते थे। जो जहाँ मानव रहेंगे तो उन दीवारों पर तो चित्रकारी करेंगे, तो इसीलिए भीमबेटका से जो है चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उसके बाद उच्च पुरापाषाण काल को देख लेते हैं। उच्च पुरापाषाण काल तो देखते हैं दोस्तों, अस्थि, खुरचनी एवं
तक्षणी संस्कृति, किस प्रकार के संस्कृति मिले हैं? तो अस्थि जो है जिसको हड्डी कहते हैं, तो जानवरों की हड्डी को हम लोग यूज करना शुरू कर दिए थे, खुरचनी और तक्षणी संस्कृति। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से देख लेते हैं क्षेत्र में? तो बेलन घाटी में, छोटा नागपुर पठार में, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में इस संस्कृति के जो है साक्ष्य मिले हैं। आगे चलिए दोस्तों, प्रारंभिक होमोसेपियंस यानी कि ज्ञानी मानव का काल कहा जाता है इसको। हार्पून, फलक और हड्डी के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं मध्य पाषाण काल में। दोस्तों, मध्य पाषाण काल में इसको माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय छोटे छोटे पाषाण उपकरणों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। तो इसी आप देखेंगे कि पहली बार जो तीर का जो उपयोग होना शुरू हुआ था, इस समय में बड़े नुकीले जो है इस समय जो है उपकरण बनना प्रारंभ हो गए थे। तो मध्य पाषाण काल सूक्ष्म पाषाण संस्कृति है। ये सूक्ष्म पाषाण संस्कृति इसीलिए है क्योंकि इस समय तक आते आते मानव एडवांस हो गया और अपने उपकरण को भी एडवांस कर लिया, उसके आकार को छोटा कर लिया और उसे नुकीले बना दिया था। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं कौन कौन से स्थल है आदमगढ़, इससे जुड़े हुए मध्य पाषाण काल से जुड़े हुए जो स्थल है वो आदमगढ़, और आदमगढ़ आपको बता दिया गया है आदमगढ़ के बारे में। ठीक है दोस्तों, भीमबेटका दोनों मध्य प्रदेश, ठीक है, बागौर जो है राजस्थान में, सराय नहार उत्तर प्रदेश में, ये सारे क्षेत्र मध्य पाषाण काल से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखेंगे आप। और यहाँ जो है सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाने की तकनीक का विकास हो गया था और इसीलिए अर्धचंद्राकार उपकरण, उसके बाद एक धार फलक, अस्थायी निवास का भी साक्ष्य यहाँ से मिला है दोस्तों, अस्थायी निवास का साक्ष्य यहाँ से मिला है और पशुपालन के भी साक्ष्य यहाँ से मिलने लगे। ठीक है दोस्तों, इन चीजों को हम लोग डिटेल्स में देखे थे। आगे चलिए, अब नवपाषाण काल, यहाँ जो है पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति, क्योंकि होमोसेपियंस का उदय भी हो गया था, उदय तो पहले ही हो गया था, विकास भी हो गया था, विकास होने के कारण उसने पॉलिश्ड उपकरण जो है वो बनाने प्रारंभ कर दिए थे, जो काफी चमकीले होते थे और काफ़ी ज़्यादा आकर्षक भी लगते थे, काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली भी थे। तो दोस्तों, इससे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, एक देख लेते हैं बुर्ज होम जो कश्मीर में है, गुप्तराज इसकी भी बात कर दिए थे हम लोग, कश्मीर में है। और बुर्ज होम की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो हम लोग देखे हैं, आप लोग ध्यान में है आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके बताएं कि बुर्ज होम से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लंघनाथ जो है ये गुजरात में पड़ता है, दमदमा, कोल्डिहवा। देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसको अगर हम लोग ध्यान में रखें तो बुर्ज होम को ध्यान में रखेंगे, गुप्तराल को ध्यान में रखेंगे जो कि नवपाषाण कालीन स्थल है। उसके बाद जो है दोस्तों कोल्डिहवा को याद रखिए, उत्तर प्रदेश में, चिरांद को याद रखिएगा, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। उसके बाद मास्की कर्नाटक में है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर जो है प्रारंभिक कृषि संस्कृति का विकास हो गया था, और इस समय में पशुपालन को और भी ज़्यादा पशुपालन का विकास हो गया था। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कपड़ा बुनना। तो कपड़े की भी समझ, चूँकि जब मानव ज्ञानी हो गया तो उसे ये भी समझ में आ गया कि अब उनको कपड़े की ज़रूरत है, तो उसमें जो है भावनात्मक विकास भी हो गया था और थोड़ा सा लाज लज्जा का भी जो है विकास हो गया था, इसीलिए कपड़े बुनना जो है प्रारंभ हो गए थे। भोजन पकाने की कला जो मानव फर्स्ट टाइम जो कुकिंग किया मानव, वो इसी समय में किया, नवपाषाण काल में, क्योंकि आग से अगर मान लीजिए किसी घटना के कारण कोई जंगली जीव मारा जाता है और वो पक जाता है, उसको खाना, वो कुकिंग नहीं कहलाता है ना। तो कुकिंग ये है जो पहली बार आप बनाते हैं। तो पहली बार कुकिंग जो है मानव ने कब, हमारे पूर्वजों ने सबसे पहली बार कुकिंग कब किया था? तो किस काल में किया था दोस्तों? नवपाषाण काल में किया था, आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद मृद भांड निर्माण, क्योंकि आपको बताया गया है कृषि का अगर विकास होगा तो फिर जो है अधिशेष उत्पादन की स्थिति में भंडारण के लिए मृद भांडों का उपयोग होगा और इसीलिए मृद भांडों का निर्माण होगा। आपको बताया गया था इस समय में कुंभकारी की शुरुआत हो गई थी। आगे चलिए दोस्तों, मनुष्य अस्थायी निवास बना लिया था। मनुष्य अस्थायी निवास इसलिए बना लिया था क्योंकि कृषि हो जाने के कारण एक जगह पर रह करके ही उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही थी, इसीलिए मानव को भटकने की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए वो अस्थायी निवास बनाया। और मेहरगढ़ के बारे में आपको बता दिया गया है। खैर, मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन स्थल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पाषाण उपकरणों की पॉलिश यहाँ से शुरू हो गई थी। पाषाण उपकरणों की जो है पॉलिश यहाँ से शुरू हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा चमकीला उसको बनाया गया था, काफ़ी ज़्यादा आकर्षक बनाया था। और यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात, पहिया का विकास हो गया था। और पहिया का विकास होना भी जरूरी था। मान लीजिए कि आप किसी क्षेत्र में कृषि करते हैं, कृषि करने के बाद जो अन्न आप उपजाते हैं, जो खाद्यान्न उत्पादित करते हैं, उस उत्पादित खाद्यान्न को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए पहिया का जरूरत था ही। और पहिया का जरूरत इसलिए भी था क्योंकि पशुपालन करके आप बैल को तो पहले से ले आए। ठीक है दोस्तों, पशुपालन तो पहले ही कर रहे हैं आप। पशुपालन करने के साथ साथ अब आपको पहिए की भी जरूरत है ताकि आप गाड़ी बना सकें, बैलगाड़ी या किसी टाइप का गाड़ी बना सके। तो पहिया का भी विकास हो गया। अग्नि का प्रचलन जो है वो प्रारंभ हो गया। अग्नि का प्रचलन
ठीक है। अग्नि का प्रचलन ज़्यादा होने लगा क्योंकि खाना बनाना है, इसीलिए अग्नि का प्रचलन ज़्यादा होना शुरू हो गया था दोस्तों। ये जो है आपको पैलियोलिथिक साइट से पाषाणकालीन स्थल है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये मैप आपको दिया जा रहा है। आगे चलिए, यहाँ पर आपको नेवासा वगैरह जो है, डिडवाना कहाँ है, नेवासा कहाँ है, कोल्डिवा कहाँ है, ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। अगर आगे हम लोग चलें तो दोस्तों यहीं तक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक जो है आपको ध्यान में रखना है। अब ये मटेरियल आपको मिल जाएगा और इस मटेरियल को लेने के बाद जो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि आप अगर इस पूरे टॉपिक को और पूरे लेक्चर को आप लोग देख लिए हैं तो अब संबंधित जो टॉपिक है तो इससे जुड़े हुए जो भी आपको प्रश्न मिलते हैं, जहाँ भी मिलते हैं, आप ऐसे प्रश्नों का संग्रह करके ऐसे प्रश्नों को आप हल करें और उसको ध्यान में रखें, बार बार रिवीजन करें दोस्तों, ठीक है। तो प्रैक्टिस मैक्स एंड परफेक्ट, आप लोग कहावत सुने हैं। प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से, हमें अपना काम करते रहने से निगेटिविटी हमारे भीतर नहीं आती है। इसीलिए अभी निगेटिव नहीं होना है, क्योंकि निगेटिव होने से इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और कोरोना वायरस का प्रभाव बढ़ जाता है। इसीलिए काम करते रहिए, पॉजिटिव रहिए और इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा और कोरोना से बचिए और लोगों को भी प्रेरित कीजिए।